दोस्तों जीएसटी में बहुत समय से एक लिटिगेशन चल रहा था। जीएसटी की शुरुआत से ही था ये लिटिगेशन। अब वो लिटिगेशन, एक सर्कुलर आया है कल भारत सरकार का, सीबीडीटी का। उस सर्कुलर के बाद ये लिटिगेशन खत्म होने वाली है। हालांकि ये सर्कुलर बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अगर ये सर्कुलर बहुत पहले आ जाता तो इतने जो टाइम वेस्ट हुआ है बिजनेसमैन का, कंसल्टेंट्स का, इवन खुद गवर्नमेंट अथॉरिटीज का जो टाइम वेस्ट हुआ है दोस्तों, वो शायद वो टाइम बच जाता दोस्तों। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए दोस्तों। वो सर्कुलर है रिगार्डिंग डायरेक्टर रेमुनरेशन की। डायरेक्टर रेमुनरेशन पे जीएसटी की लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी दोस्तों। आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, किस केस में पे करना पड़ेगा, किस केस में नहीं करना पड़ेगा। तो टोटल 3 इश्यूज डिस्कस हुए हैं सर्कुलर में। उन तीनों इश्यूज के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। दूसरा, साथ में इन इश्यूज के डिस्कशन के बाद भी कुछ एक डाउट्स रह सकते हैं आप सब लोगों के मन में। उन डाउट्स को हमने एफएक्यू के जरिए इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस किया दोस्तों। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको उन एफएक्यूज का भी बेनिफिट मिले और आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाए दोस्तों। तो आइए उसी वीडियो के बारे में बात करते हैं। मैं सी राहुल गोयल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के कंटेंट की तरफ। इस सर्कुलर में दोस्तों टोटल जो 3 इश्यूज डिस्कस हुए हैं, 3 इश्यूज जो क्लियरिफाई हुए हैं, उन एक एक इश्यूज को अपन देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने पीपीटी फॉर्म में बना दिया आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस सर्कुलर की जो सब्जेक्ट लाइन है, क्लियरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी ऑन डायरेक्टर्स रेमुनरेशन, क्या बोलती है कि जो शेड्यूल 3 की फर्स्ट एंट्री है जिसमें बोला गया है कि सर्विस बाय एन एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, उस सर्विस को जीएसटी से बाहर रखा गया है कि उसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो क्या डायरेक्टर के रेमुनरेशन पे ये चीज आएगी? क्या डायरेक्टर का रेमुनरेशन शेड्यूल 3 की फर्स्ट एंट्री में फॉल होगा, या फिर जो नोटिफिकेशन नंबर 13 है रिवर्स चार्ज की जो बात कर रहा था, उस नोटिफिकेशन में वो फॉल होगा कि डायरेक्टर की रेमुनरेशन पे रिवर्स चार्ज में टैक्स की लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? तो 2 इश्यूज थे यहाँ पे, जो 2 मुद्दे थे मैन, कि शेड्यूल 3 में जाएगा या नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में जाएगा। तो इसको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका ब्रेकअप कर दिया है। तो पहला इश्यू है इसमें फ्रेंड्स कि पहले इश्यू में बात कर रहे हैं कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या फिर अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो कंपनी के, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या फिर अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो, उस केस में आपको आरसीएम में लायबिलिटी आ जाएगी। कंपनी के हाथ में आरसीएम में इसकी लायबिलिटी आ जाएगी और कंपनी को आरसीएम में टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये चीज तो उन्होंने क्लियरिफाई करी कि भैया आप एम्प्लॉय नहीं हो, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली क्यों बोला दोस्तों? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए इसलिए बोला इन्होंने कि अगर आप 149(6) में कंपनीज एक्ट 2013 के 149 सबसेक्शन 6 सेक्शन में जाओगे तो आपको दिखेगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होते हैं जो एम्प्लॉय हो ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला, ये डेफिनेशन भी मैं आपको एक बार एंड में रीड कराऊंगा। एक तो ये रीजन था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, और दूसरा उन्होंने बोला कि एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। उस केस में आरसीएम की लायबिलिटी कंपनी के हैंड में आ जाएगी और कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। शेड्यूल 3 की फर्स्ट एंट्री में फॉल नहीं हो पाएगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाले में, और उस केस में कंपनी को, डायरेक्टर को जो भी रेमुनरेशन कंपनी दे रही है उस रेमुनरेशन पे कंपनी को आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। अब बात आती है कि ये कैसे डिसाइड होगा कि एम्प्लॉय है या नहीं है दोस्तों। तो ये आगे के जो इश्यूज अपन डिस्कस करेंगे उसमें आपको चीजें क्लियर होगी। तो अब देखते हैं दोस्तों अपन दूसरा इश्यू। दूसरे इश्यू में बोल रहे हैं कि अगर होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को सैलरी दी जा रही है, रेमुनरेशन दी जा रहा है, बेसिकली दे आर यूजिंग द वर्ड रेमुनरेशन, कि अगर होल टाइम डायरेक्टर को और मैनेजिंग डायरेक्टर को जो कि एम्प्लॉय है कंपनी के, जो कि एम्प्लॉय है कंपनी के, उस केस में कोई भी आरसीएम नहीं आएगा। शेड्यूल 3 की फर्स्ट एंट्री में फॉल हो जाएगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली रिलेशनशिप में। बशर्ते क्या देखना पड़ेगा, क्या कंपनी 192 में टीडीएस काट रही है, उसका बुक्स में क्या सैलरी डिक्लेयर करी हुई है दोस्तों। उस केस में वो एम्प्लॉय माना जाएगा, वो जो होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगर कंपनी 192 में टीडीएस काट रही है, बुक्स में एज ए सैलरी उसको बुक कर रही है, अगर उसका एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है वो एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली है, उस केस में शेड्यूल 3 की फर्स्ट एंट्री में फॉल हो जाएगा और आरसीएम की कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। इवन फॉरवर्ड चार्जेस में भी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। वो अमाउंट जो कंपनी पे करेगी दैट वुड बी टैक्स फ्री, उसमें कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी दोस्तों। तो अभी तक यही कंफ्यूजन था। जितनी एआर आई थी, कोई एआर बोल रही थी, टीसीएआर ने रूलिंग दी कि भैया आरसीएम की लायबिलिटी आएगी, इसमें डायरेक्टर रेमुनरेशन पे किसी पे नहीं आएगी।
तो इन दो इश्यूज से वो सारे AAR जो हैं वो सारे यहाँ से क्लेरिफाई हो जाएंगे, आगे ये लिटिगेशन नहीं आएगा। सिंपल, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो और एम्प्लॉय नहीं हो तब तो आपको टैक्स देना है। अगर आप एम्प्लॉय हो, फुल टाइम डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, क्या कंडीशन है कि आप होल टाइम और मैनेजिंग डायरेक्टर हो, साथ में एम्प्लॉय भी होने चाहिए आप। अब होल टाइम डायरेक्टर में वो एम्प्लॉयज भी, वो डायरेक्टर भी आते हैं जो एम्प्लॉय नहीं होते, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये मैं आपको होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन में बताऊंगा कि होल टाइम डायरेक्टर इज इंक्लूसिव ऑफ डायरेक्टर विच आर नॉट एम्प्लॉय ऑल्सो। तो आपको ध्यान रखना, अगर आप होल टाइम डायरेक्टर हो तो एम्प्लॉय होना भी जरूरी है, वो आपके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट से डिफाइन हो जाएगा। साथ में 192 में आप TDS जमा करा रहे हो और बुक्स में एज ए सैलरी दिखा रहे हो। दो चीज इंपॉर्टेंट है, बुक्स में सैलरी होनी चाहिए, एज ए सैलरी आप बुक कर रहे हो, और 192 में TDS काट रहे हो दोस्तों, सैलरी वाला TDS काट रहे हो, तो आप पे लायबिलिटी नहीं आएगी, अदरवाइज आप पे लायबिलिटी आ जाएगी। अब बात आती है तीसरे इश्यू की। आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि हो सकता है कि आप किसी डायरेक्टर को एज एन एम्प्लॉय की कैपेसिटी में सैलरी भी दे रहे होंगे और उसको कुछ प्रोफेशनल फीस भी दे रहे होंगे। उस केस में क्या होगा दोस्तों, तो टोटल जो रेमुनरेशन आपने दिया, अगर वो रेमुनरेशन सैलरी का पार्ट है, उसमें जितना भी सैलरी का पार्ट है जिसको आपने एज ए सैलरी डिक्लेयर किया है, 192 में उस पर TDS काटा है, उतने पे तो कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी, वो तो शेड्यूल 3 में अगेन चला जाएगा। बाकी जो पार्ट जिसको आपने जो सैलरी नहीं दिखाया है, उसको आपने प्रोफेशनल फीस या टेक्निकल फीस सर्विसेज के अगेंस्ट फीस दिखाई है, जिसमें आपने 194J में TDS काटा है उसका, उस केस में GST की RCM में लायबिलिटी आ जाएगी दोस्तों। बट ये चीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में नहीं लगेगी दोस्तों। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चाहे आप सैलरी के नाम से दे रहे हो तो भी वो सैलरी नहीं मानी जाएगी, वो प्रोफेशनल फीस ही मानी जाएगी। ऐसा क्यों होगा, ये एक बार जब हम डेफिनेशन देखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की साथ में होल टाइम डायरेक्टर की, तब आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो ये जो 3 इश्यूज थे ये क्लियर हुए इस सर्कुलर के द्वारा। अब बात करते हैं, कुछ एक आपके डाउट्स हो सकते हैं दोस्तों, उन डाउट्स पे बात करते हैं। पहला जो नॉर्मली क्वेश्चन अभी आएगा इंडस्ट्री में वो आएगा कि भैया ठीक है, ये सर्कुलर तो आया है जून 2020 में, इस सर्कुलर से पहले हम RCM पे लायबिलिटी जमा नहीं करा रहे थे क्योंकि कुछ एक जो AR आई थी वो CC के फेवर में थी, कुछ अगेंस्ट थी, तो आप एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और आपने 18-19 फाइनेंशियल ईयर में आपने लायबिलिटी RCM की जमा नहीं कराई। अब आपको इस सर्कुलर से ये क्लियर हो रहा है कि आपको जमा करानी चाहिए थी क्योंकि आपका डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं था, तो आप जमा तो करा दोगे, बट क्या अब आपका डाउट रहेगा कि क्या मुझे उसका इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 16(4) कंडीशन दे रहा है कि आपको इनपुट कब तक मिल सकता है, जो 18-19 के बाद का जो सितंबर है उसकी जो 3B की रिटर्न है, मतलब कि 20 अक्टूबर 2019 तक ही आप ले सकते हो। 16(4) ये बोलता है 20 अक्टूबर 2019, और एनुअल रिटर्न की डेट जो कि अभी 30 सितंबर इन्होंने बढ़ा के कर दी है, एनुअल रिटर्न की डेट 30 सितंबर 2020 विच एवर इज अर्लियर। तो अब अक्टूबर 20 तो आपकी जा चुकी है, सॉरी अक्टूबर 19 तो आपकी जा चुकी है, अक्टूबर 2019 तो आपकी जा चुकी है, तो क्या आपको अब उसका इनपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों माय व्यू इज सेक्शन 16(2) में 4 कंडीशन है कि आपके पास इनवॉइस है, आपको सर्विस रिसीव हुई है, सर्विस आपने दी है। थर्ड कंडीशन, क्या सरकार को पेमेंट हो चुका है टैक्स का और आपके पास प्रॉपर बिल भी है। तो ये टोटल 4 कंडीशन है, अगर ये फुलफिल करते हो आप, साथ में सेक्शन 16(2) जब आप पढ़ोगे तो वो नॉट विथ स्टैंडिंग नाम से, नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि सेक्शन 16(4) जो है उसको आप आइसोलेशन में रीड नहीं कर सकते हो, सेक्शन 2 के साथ आपको उसको रीड करना पड़ेगा, और सेक्शन 2 इज ओवरराइडिंग अदर सेक्शन। सेक्शन 16(2) पूरे सेक्शन 16(2) को ओवरराइड कर रहा है दोस्तों, जिसमें सेक्शन 16(4) भी है जो आपको लिमिट दे रहा था कि आप इनपुट क्लेम कर सकते हो 20 अक्टूबर 2019 तक। तो इन माय व्यू आप एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले तक, जो भी अभी सरकार ने डेट बढ़ा दी है, आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। हाँ, आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि आपकी लायबिलिटी जो थी वो उस टाइम आ चुकी थी 18-19 में टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से, बट आप अब चुका रहे हो वो पैसा, तो आपको इंटरेस्ट भी साथ में देना पड़ेगा। बट इन माय व्यू आपको उसका इनपुट मिल जाएगा, बशर्ते आप एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से पहले उसका इनपुट ले लेते हो दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन कि क्या डायरेक्टर कोई अदर सर्विसेज दे रहा है अपनी डायरेक्टरशिप के अलावा, जैसे कि उसने कंपनी को एक कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी, उस केस में क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर डायरेक्टर कोई और सर्विस दे रहा है, लाइक इन दिस एग्जांपल कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी, इस केस में ये एक डिफरेंट सर्विस है, ये एक टोटली डिफरेंट सर्विसेज है,
इस पे फॉरवर्ड चार्जेस आएगा और डायरेक्टर पे इसकी जीएसटी की लायबिलिटी आएगी अगर उसका टर्नओवर जो मिनिमम लिमिट है 20 लाख वाली उससे एक्सीड कर रहा है अगर, तो डायरेक्टर को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और डायरेक्टर को इसका जीएसटी चुकाना पड़ेगा। ये नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज की तरह आएगा, इसमें कोई आरसीएम की बात है ही नहीं, ये एक नॉर्मल अदर सप्लाईज की तरह आएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों जो सेक्शन की मैंने बात करी थी कि मैं आपको कंपनीज एक्ट के सेक्शन रीड कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हमने बात करी थी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में आरसीएम आएगा, वो एम्प्लॉय नहीं है। क्यों दोस्तों? इसमें आप क्लियरली देख पाओगे, ये कंपनीज एक्ट 2013 का डेफिनेशन है, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू ए कंपनी मींस डायरेक्टर अदर देन ए मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और ए नॉमिनी डायरेक्टर, कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होगा और होल टाइम डायरेक्टर नहीं होगा दोस्तों। सेकंड इश्यू हमने देखा था कि मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर जो कि एम्प्लॉय है उस केस में आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डेफिनेशन में उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को अलग ही कर दिया। एक चीज तो यहां से, दूसरी चीज यहां पे बोला गया कि हु हैज और हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, कंपनी के साथ उसका कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मतलब कोई वो और बेनिफिट नहीं ले रहा हो, वो होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आप एम्प्लॉय हो तो ऑब्वियसली आप पेक्यूनरी बेनिफिट ले रहे हो तो आप एक एम्प्लॉय हो ही नहीं पाओगे अगर आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो। साथ में इसमें आगे ये भी लिखा है जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्पेसिफिकली क्यों एम्प्लॉय नहीं माना गया है। Who has neither himself nor any of his relative holds or has held position of key managerial person or has been employee of the company। साफ लिखा है कि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये रीजंस है जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में आरसीएम की लायबिलिटी आएगी। और अगर आप होल टाइम डायरेक्टर हो, अब बात करते हैं होल टाइम डायरेक्टर जो कि एम्प्लॉय हो। होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन पे चलते हैं एक बार अपन। होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स ए डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। तो यहां पे लिखा है दोस्तों इंक्लूड्स। जनरली हम सबका ये परसेप्शन रहता है कि अगर होल टाइम डायरेक्टर है तो वो एम्प्लॉय हो ही गया। नहीं दोस्तों, जरूरी नहीं है दोस्तों। ये इंक्लूड्स वर्ड यूज कर रहा है, मतलब कि अगर आप होल टाइम डायरेक्टर में होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, ये मैंडेटरी ही नहीं है, ये इंक्लूड कर रहा है। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। तो अगर आप होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो तो भी आप एक होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हो। तो वहां जो सर्कुलर में क्लेरिफिकेशन दिया वो यही क्लेरिफिकेशन दिया कि अगर आप होल टाइम डायरेक्टर हो साथ में एम्प्लॉय हो आप, तो आपको 192 में आप टीडीएस काट रहे हो, सैलरी दिखा रहे हो, तो आपको आरसीएम में लायबिलिटी जमा नहीं करानी है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे सर्कुलर्स, आपको ये सारा सर्कुलर रिलेटेड इश्यूज, एफएक्यूज, ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर अभी भी आपका कोई इश्यू रह रहा है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट रह रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे हमारे साथ शेयर कीजिए। वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपके उस डाउट को हम क्लियर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।